मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी से। आज हम इतिहास के अंतर्गत मौर्योत्तर काल और मौर्योत्तर काल में जो विदेशी शासक हुए हैं, यवन, शक, पार्थियन, कुषाण वगैरह है, उनमें जो हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक या यवन जिनको कहते हैं, उनके संबंध में हम इसमें अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के पूर्व हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण वंश, सातवाहन वंश आदि का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब इनके पश्चात मौर्योत्तर काल में जो विदेशी शासक हुए हैं उनका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। आइए देखें क्या है मौर्योत्तर काल। जिनको मौर्योत्तर काल में एक जो वंश है यवनों का, जिन्हें हम हिंद यवन, इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियाई यूनानी कहते हैं, इनके संबंध में हम देखेंगे। माना जाता है कि जब किसी बड़े साम्राज्य का अंत होता है तब कई छोटे छोटे राज्य बनते हैं। इसी तरह जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था तो उसके पश्चात कई छोटे छोटे राज्य बन गए और इन छोटे एवं कमज़ोर राज्यों पर शासन करने के उद्देश्य से एवं अपने साम्राज्य के विस्तार के दृष्टिकोण से कई विदेशी शासकों ने इसमें आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि उन्होंने माना कि वर्तमान में जो भारतीय शासक है वो कमज़ोर स्थिति में है और वो अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण उन्होंने कई विदेशी शासकों ने आक्रमण किया। इन विदेशी शासकों में सर्वप्रथम जिनने आक्रमण किया वो इंडो ग्रीक, जिन्हें हिंद यूनानी शासक भी कहते हैं, उन्होंने आक्रमण किया। फिर शक शासकों ने आक्रमण किया। फिर पार्थियन, जिनको पहला भी कहते हैं, उन्होंने आक्रमण किया। और इसके पश्चात कुषाण शासकों ने भी आक्रमण किया। अगर हम ये माने कि इन चारों में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावशाली रहा तो वो कुषाण शासक रहा। उनके संबंध में हम बाद में अध्ययन करेंगे। आज हम इस वीडियो में केवल इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अब भारतीय साहित्य में बैक्ट्रिया के जो ग्रीक राजा को यवन के नाम से जाना जाता था और जिन यवन शासकों ने हिंदुस्तान पर शासन किया उन यवन शासकों को हिंद यवन शासक के रूप में जानते हैं। अर्थात ऐसे यवन शासक जिन्होंने हिंदुस्तान में शासन किया था उन्हें हिंद यवन शासक के रूप में हम जानते हैं। इस वीडियो में आज हम केवल हिंद यवन, जिनको इंडो ग्रीक, बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहते हैं, इनके संबंध में हम इसमें अध्ययन करेंगे। हिंद यवन शासकों में प्रमुख रूप से दो वंश हुए, अर्थात भारत में जो यवनों ने आक्रमण किए थे उनके दो वंश प्रमुख रूप से हुए थे। एक था डेमेट्रियस वंश, जिसके संस्थापक डेमेट्रियस थे। दूसरा था यूक्रेटाइटिस वंश, जिसके संस्थापक यूक्रेटाइटिस थे। इन दोनों वंशों ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत के कुछ भूभाग पर अपना साम्राज्य भी स्थापित कर लिया था। तो ये पहले ऐसे विदेशी शासक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। हिंद यूनानी का पहला यूनानी शासक था जिसमें भारत पर आक्रमण किया था, उसका नाम डेमेट्रियस था। इसने अफगान, पंजाब और सिंध का जो क्षेत्र है उसको जीत लिया और उसमें अपना साम्राज्य का स्थापन किया तथा अपनी राजधानी शाकल को बनाया था। शाकल, जिसे आज हम सियालकोट के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह दूसरा जो वंश था यूक्रेटाइटिस वंश, जिन्होंने भी अपना साम्राज्य स्थापित किया और इन्होंने भी अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया। तो इस तरह से ये दो वंश, जो यवनों के जो दो वंश थे, इन्होंने भारत पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य स्थापित किया था भारत में और अपनी राजधानी बनाया था। पुरातात्विक अभिलेखों में पाया जाता है कि हिंद यूनानी शासकों में एंटिओकस द्वितीय, बैक्ट्रिया के डेमेट्रियस प्रथम, एपोलोडोटस प्रथम, एपोलोडोटस द्वितीय, मिनांडर आदि ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत पर शासन किया। इन सभी शासकों में मिनांडर हिंद यूनानी शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। मिनांडर बौद्ध भिक्षु नागसेन, जिनको नागार्जुन भी कहा जाता है, के संपर्क में आया और उसने
बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक प्रश्नोत्तर नागसेन से किए, जिनका उत्तर नागसेन ने बड़े ही अच्छे ढंग से दिया, जिससे प्रभावित होकर मिनांडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। कालांतर में मिनांडर एवं नागसेन के प्रश्नोत्तर की एक पुस्तिका मिनांडर ने लिखी और जिसको नाम दिया मिलिंद पन्हो। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसे शासक थे जिन्होंने मतलब नागसेन के साथ प्रश्नोत्तर किया था, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, वो किसने लिखा था। तो ये याद रखिएगा कि मिनांडर इस पुस्तक के लेखक थे और मिलिंद पन्हो नाम की पुस्तक का उन्होंने प्रकाशन किया था। मिनांडर की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र स्टेटो प्रथम गद्दी पर बैठा। चूँकि यह अवयस्क था, इस कारण मिनांडर की पत्नी एक्थोल्किया ने शासन संभाला। इसके पश्चात स्टेटो द्वितीय ने भी शासन किया था। माना जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने ही जारी किए थे, अर्थात यवनों ने ही जारी किए थे। इन सिक्कों की प्रमुख विशेषता यह थी कि इनसे यह पता चल जाता था कि यह किस राजा के किस काल के सिक्के हैं। नाटकों में जो पर्दा गिराने एवं उठाने की कला है, जिसे हम यवनिका भी कहते हैं, यह यवनों की ही देन है और चूँकि यवन की देन है इसलिए इसको यवनिका नाम दिया गया है। इससे भारत में नाट्य कला का विकास हुआ। आज भी हम देखते हैं कि अलग अलग नाट्य मंचों में कई बार पर्दे गिरते हैं, उठते हैं, तो वो यूनानियों की ही देन मानी जाती है। हिंदी यूनानी शासकों में भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्रमुख प्राचीन कला चलाई, जिससे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, और इस कला का उदाहरण हमें प्रमुख रूप से गंधार कला के रूप में देखने को मिलता है। भारत में यवन राज्य दीर्घकाल तक नहीं रह सका, क्योंकि राजनीतिक एवं भौगोलिक कारणों से मध्य एशिया के जो खानाबदोश कबीले थे और इसमें जो सीथियन लोग थे, जिनको शक भी कहते हैं, इसमें शामिल थे और उन्होंने बैक्टीरियाई शासकों पर हमला बोल दिया और इस तरह यवनों हिंद यूनानी शासन का अंत हुआ और शक शासक ने अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से ये हिंद यूनानी शासकों के संबंध में हमने संक्षेप में पढ़ा है और इसके पश्चात आने वाले वीडियो में हम शक शासकों के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले अन्य वीडियो आपको सहजता से प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।